बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। SCN सुपीरियर कॉलेज ननकाना साहिब के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आंसा आरिफ, योर बायोलॉजी लेक्चरर। वेल, आई होप यू ऑल आर enjoying your online classes. We are going to start biology first chapter, introduction. In this chapter you will discuss about what is life, different branches of biology, then स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। In the last lecture you have discussed about the levels of biological organization, in which you have studied the atom, molecules, then organs, organelles, different populations and community, different things which make a ecosystem. Today we are discussing about the living world in space, biome, naming the biome, living world in time. Let's start with the basic topic, living world in the space. आप किसी भी टॉपिक की हेडिंग से उसका कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको अगर आप समझ सकते हो तो उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सकते हैं। जैसा कि लिविंग वर्ल्ड, इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज़म जो पूरी दुनिया में हैं। इन स्पेस, यहाँ पर स्पेस का मतलब है उन्होंने जितना भी एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, जितने भी एरिया पर वो पाए जाते हैं, वो सब कुछ कहलाता है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। यानी कि पूरी दुनिया में कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड अबंडेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज़म। जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया लिविंग ऑर्गेनिज़म्स से भरी पड़ी है। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गए, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बैक्टीरिया, वायरसेस, आपके इंसेक्ट्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म है जिनमें लिविंग लाइफ है। इवन प्लांट्स, ये सब कुछ आपकी लिविंग वर्ल्ड में आता है। इनकी अभी हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया पर काबू कब्ज़ा किया हुआ है। तो वो किस वजह से है? रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग, यानी कि इनकी जनरेशन्स जो हैं वो विद टाइम इंक्रीज़ कर रही हैं। एंड इवॉल्विंग का मतलब है यहाँ पर इनके अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि आपने देखा था कि लाइफ जो है वो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज़म से स्टार्ट हुई है। सिंपल ऑर्गेनिज़म मींस कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म थे जो कि कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते गए और उनसे न्यू ऑर्गेनिज़म्स जनरेट होते रहे, और वहाँ से डिफरेंट इवन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म थे जो स्पेसिफ़िक एरिया में थे और स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड में थे। उसके बाद उनकी एक्सटेंशन हो गई और वो ऑर्गेनिज़म ख़त्म हो गए और उनकी जगह नए ऑर्गेनिज़म्स ने ले ली। And next है the distribution of organism in space can be studied by biomes. हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, जिसको हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं या किस तरह से समझ सकते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ होता है जिसको कहा जाता है बायोम्स। नाउ डिस्कस व्हाट इज़ बायोम। जैसे कि हमने पहले बात की है कि आप किसी भी टॉपिक की हेडिंग या किसी भी स्पेसिफिक टर्म को से अपना कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर वर्ड है बायोम। बायोम जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज़ बायो एंड द सेकेंड वन इज़ ओम। बायो को आपको पता है, बायो कहते हैं लाइफ को, एंड ओम इज़ अ सुफिक्स टू कंप्लीट दिस वर्ड। समटाइम्स कुछ लोग ये भी कहते हैं ओम इज़ ऑल्सो नोन एज अ मैस। तो आप ये भी कह सकते हो कि बायोम इज़ अ कलेक्टिव मैस ऑफ लाइफ, मतलब कि पूरी ज़िंदगी यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उन सब का मैस एक स्पेस एरिया में यानी कि वर्ल्ड में कितना है उसको हम कहते हैं बायोम। इन योर बुक द definition of biome is a large regional community primarily determined by climate. बायोम उस चीज़ को कहते हैं, एक स्पेसिफ़िक एरिया है जो कि एक स्पेसिफ़िक क्लाइमेट या स्पेसिफ़िक फीचर्स की वजह से उसको नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं बायोम। मेजर टाइप ऑफ प्लांट डिटरमाइन द अदर काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर कुछ प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर होते हैं और उन्हीं की बेस पर हम दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को वहाँ पर डिटरमिन करते हैं कि किस तरह के ऑर्गेनिज़म वहाँ पर पाए जाते होंगे। जैसे कि ग्रास लैंड है, आपको ग्रास लैंड वर्ड से पता चल रहा है कि ग्रास का मतलब है कि वेजिटेशन, यानी कि ऐसा इलाका जहाँ पर
पौधे ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ डिटरमिन करती है कि ये एक ऐसा एरिया है जिसे हम ग्रास लैंड कह रहे हैं, और वो ग्रास की वजह से उसके बाकी प्लांट्स और एनिमल्स को भी हम डिटरमिन कर सकते हैं कि वो किस तरह के ऑर्गेनिज़म वहाँ पर पाए जाते होंगे। तो हम देख लेते हैं बायोम को किस तरह से नेम दिया जाता है। नेमिंग द बायोम, यानी कि आपने बायोम है, बहुत सारे बायोम है दुनिया में पाए जाते हैं, हमारी इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हम उनको कैसे बायोम कह सकते हैं। बायोम्स हैव नेम्ड आफ्टर द टाइप ऑफ मेजर प्लांट्स और मेजर फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोम को नाम दिया जाता है किसी मेजर प्लांट पर और मेजर फीचर ऑफ इकोसिस्टम, इट मीन्स कि पौधों के नाम पर, और दूसरा मतलब है मेजर फीचर ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर उसका क्लाइमेट, उसका लिविंग ऑर्गेनिज़म किस तरह के, वो सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए हम उसको नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर है ग्रास लैंड इकोसिस्टम, यानी कि वर्ड ग्रास से आपको पता चल रहा है कि ये प्लांट है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पौधों में से है घास। तो अब ग्रास लैंड इकोसिस्टम वो वाला इकोसिस्टम होगा जिसमें हमने बायोम को नाम दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लांट्स। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ मेरीन बायोम। The other one example is desert biome. डेज़र्ट बायोम से आपको पता चल रहा है कि डेज़र्ट ऐसा एरिया होता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इट मीन्स इट इज़ अ क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि ये ऐसी चीज़ है जो किसी भी इकोसिस्टम के क्लाइमेट को डिटरमिन कर रही है। तो यहाँ पर आपके पास दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि मेजर प्लांट की बेस पर और मेजर फीचर ऑफ इकोसिस्टम की बेस पर भी हम उसको नाम देते हैं कि उसका इकोसिस्टम का टेम्परेचर कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा, उसका वेदर कैसा होगा, या सर्दी होगी या गर्मी होगी। तो गर्मी के लिहाज से, हॉट टेम्परेचर के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये डेजर्ट बायोम है। और मैरीन बायोम आपको पता है कि इक्वेटिक से आता है। इक्वेटिक दो टर्म्स, इक्वेटिक है जो इक्वेटिक इकोसिस्टम में दो तरह के बायोम्स आते हैं, एक फ्रेश वाटर बायोम और सेकेंड वन इज़ एक मेरीन बायोम। फ्रेश वाटर ऐसा होगा जिसके अंदर, जैसे कि आपके रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, जिसके अंदर आपकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। और मेरीन इकोसिस्टम जैसे सी, ओशन है, उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो वहाँ के ऑर्गेनिज़म और जो फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि हम बायोम को किस तरह से नाम देते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स और पिक्चर्स to clarify your concept about naming the biome. ग्रासलैंड बायोम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा जो बायोम है, सारे का सारा जो इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है इसका, वो सारे का सारा वेजिटेटिव है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे पौधे हैं, आपको हर तरफ ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो इस वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं ग्रासलैंड बायोम का। द नेक्स्ट वन इज़ मैरीन बायोम। मैरीन बायोम, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि मैरीन बायोम वो वाला बायोम होता है जो कि ओशन और सी में होता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर किस तरह का इन्वायरमेंट है। उसके बाद है डेज़र्ट बायोम। डेज़र्ट बायोम को भी अभी हमने डिस्कस किया है कि इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ की जो वेजिटेशन है, यानी कि यहाँ पर जो प्लांट्स हैं और यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो वेरी करती है। जो हमारे एरिया में पौधे हैं वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेज़र्ट प्लांट्स। डेज़र्ट प्लांट आपने नोटिस किया होगा, कैक्टस अगर आपने देखा होगा तो वो ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत ज़्यादा थिक लीव्ड होते हैं। उनके लीव्स बहुत, अगर हैं भी तो शॉर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ताकि वो उस तरह के हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकें, वहाँ पर अपने आप को मेंटेन रख सकें। तो ये था आपका अभी तक का टॉपिक कि नेमिंग और बायोम, कि आप बायोम को किस तरह से नाम देते हो। द नेक्स्ट कंटेंट वी आर डिस्कसिंग इज़ लिविंग वर्ड इन टाइम। यानी कि पहले हमने पढ़ा था कि लिविंग वर्ड इन स्पेस, यानी कि दुनिया में जो ऑक्युपाइड एरिया है लिविंग वर्ड का वो कैसा है और किस तरह से होता है और हम उसको किस तरह से नाम देते हैं। तो आज जो हमने पढ़ना, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है लिविंग वर्ड इन टाइम, यानी कि विद द हिस्ट्री आपकी लिविंग वर्ड किस तरह से इवॉल्व होती रही और किस तरह से चेंज होती रही।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग में लाइफ जो थी वो सिंपल ऑर्गेनिज्म से बनी थी, उसके बाद विद द टाइम एवोल्यूशन होती रही, उनके अंदर चेंजेस आते गए और लाइफ जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग हैं उनके अंदर कन्वर्ट होती रही। तो अब हम देखेंगे कि एक सिंपल लाइफ से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने में जो एरिया है, जो टाइम है, वो किस तरह से आप डिटरमिन कर सकते हो और वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज़म है जो स्पेसिफ़िक एरिया में पाए जाते थे और स्पेसिफ़िक टाइम पर ही थे। जैसे कि डायनासोर्स हैं, आपने देखा होगा कि डायनो अब नहीं आपको कहीं भी नज़र आते, वो एक स्पेसिफ़िक एरा था, स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड था जहाँ पर वो नज़र आते थे और उसके बाद उनकी जितनी भी पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो गई और उसकी जगह पे नए ऑर्गेनिज़म्स आ गए। तो हमने अब ये स्टडी करना है कि टाइम के साथ साथ लिविंग वर्ल्ड में क्या चेंजेस आते हैं और वो किस तरह से हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। Organisms were evolved and dominated during various periods of geological time chart. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनिज़म हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उनके अंदर एवोल्यूशन यानी कि चेंजेस आते रहे, जिस तरह से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बेटर सूटेड ऑर्गेनिज़म थे वो सरवाइव करते रहे और बाकी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म होते रहे। डोमिनेटिंग ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। अब यहाँ पर दूसरा वर्ड है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। अब ये क्या चीज़ है? चार्ट आपको पता है किसी भी चीज़ को अगर आपने ग्राफिक्स यानी कि बहुत ज़्यादा एक डायग्राम से या एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा से रिप्रेजेंट करना हो ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए तो उसको नाम देते हैं हम टाइम, उसको हम नाम देते हैं चार्ट का। तो अब यहाँ पर आपके पास है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। अब जियोलॉजिकल आपको पता है, जियो किसको कहते हैं? अर्थ को कहते हैं। तो अर्थ के ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया वो आपका कहलाएगा जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। एविडेंसेस फ्रॉम द डिस्कवरी एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फॉसिल किसको कहते हैं? ऐसी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ज़मीन की लेयर्स में डिपॉजिट हो जाती हैं और उनके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनको हम नाम देते हैं फॉसिल का। तो जो हम पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, तो ये हम किस तरह से बना सकते हैं ये हमें पता चलता है डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जब अक्सर आपने देखा होगा जैसे हमारे यहाँ पे हड़प्पा है, बहुत ज़्यादा ओल्डर सिटीज़ में उसे कंसीडर किया जाता है। उसकी एक स्पेसिफ़िक सिविलाइजेशन थी, वो कैसे डिस्कवर हुई, उसकी उन्होंने खुदाई की और उसके अंदर से बहुत सारे उनको फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले और उन रिकॉर्ड्स की स्टडी पर उन्होंने बताया कि ये फॉसिल इतना पुराना है तो इसका मतलब है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज़म इस टाइम में और आज से इतने साल पहले इस जगह पर मौजूद था। तो इसका मतलब है कि हमें डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ये दो चीज़ें हैं जो हमें जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे ही हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम चार्ट आ जाता है तो वो बायोलॉजिस्ट को हेल्प करता है कि वो एक सीक्वेंस बनाए, टाइम सीक्वेंस बनाए जिसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिज़म्स को एक स्पेसिफ़िक एरिया और स्पेसिफ़िक इरा के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि लिविंग वर्ल्ड इन टाइम किस तरह से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत सारे मेथड्स हैं कि आप किस तरह से फॉसिल रिकॉर्ड की स्टडी करोगे। हम टाइम की बात कर रहे हैं तो आपको एज कैसे पता चलेगी, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला फॉसिल या ये वाला ऑर्गेनिज़म इस टाइम में इस जगह पर पाया जाता था। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उसको हम ये भी कह सकते हैं टाइम सीक्वेंस फॉर्मेशन, कि आप जो टाइम का सीक्वेंस बनाते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो किस तरह से बनता है। सबसे पहला मेथड आपके पास है सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन, यहाँ पर वर्ड है आपके पास सेडिमेंटेशन, यानी कि चीज़ों का नीचे बैठ जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गिलास में पानी लेते हो,
उसमें पानी में आप मिट्टी मिक्स करते हो, सॉइल मिट्टी डालते हो, जब आप मिक्स करते हो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो मिट्टी सारी नीचे बैठ जाती है। उस मिट्टी के अंदर जितनी हैवी चीज़ें होंगी, जैसे कि अगर कोई पत्थर है या कोई छोटे छोटे आप स्टोन्स हैं, वो सारे के सारे उसकी बॉटम पर सेटल हो जाएंगे, यानी कि जो भारी चीज़ें हैं, हैवी चीज़ें हैं, वो नीचे बैठ जाएंगी, और जो उससे लाइट हैं वो उससे थोड़ा सा ऊपर, और जो सबसे ज़्यादा लाइट है, लाइट इन वेट है, वो फर्स्ट लेयर में आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि वो अपनी वेट के अकॉर्डिंग पानी में सेटल डाउन हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन मेथड, यानी कि लेयर्स की बनती हैं, और लेयर्स किस तरह से बनती हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेट। अब हमने पढ़ना है टाइम सीक्वेंस फॉर्मेशन, जिसमें हमारा मेथड है सेडिमेंटेशन मेथड। तो ये कैसे होगा? एज जियोलॉजिकल टाइम पासिस, जैसे ही वक्त गुज़रता है, वक्त के गुज़रने के साथ साथ क्या होता है कि न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर लेट डाउन, यानी कि बहुत सारी लेयर्स हैं वो नीचे बैठती जाती हैं। उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं, जैसे अभी हमने डायनोस की बात की थी, तो वो क्या था कि वो बहुत अरसा पहले, मिलियन ईयर्स अगो वो चीज़ें पाई जाती थी। वक्त के साथ साथ क्या हुआ, वो ख़त्म हो गई, वो नीचे बैठ गई, उनकी जगह पे सॉइल आ गया, और बहुत सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर जितनी भी थी वो उसके साथ मिक्स होती गई, तो वो एक लेयर बन गई। द ओल्डर ऑर्गेनिज़म शुड बी इन डीपर लेयर, जितने पुराने ऑर्गेनिज़म होंगे या जितने लिविंग ऑर्गेनिज़म पुराने हैं, जैसे हम डायनो की बात कर रहे हैं, तो वो नीचे रह जाएंगे, और जो उससे नए हैं वो उसे ऊपर वाली लेयर में, और जो सबसे नए होंगे, न्यू ऑर्गेनिज़म है, यंगर ऑर्गेनिज़म है, वो फर्स्ट लेयर में रह जाएंगे। प्रोवाइडेड द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स हैज़ नॉट बीन डिस्टर्ब्ड। यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने मेंशन की है, क्या मेंशन किया है कि लेयर्स जितनी मर्ज़ी बन जाएं, आप उसके अकॉर्डिंग ही टाइम सीक्वेंस बनाओगे, लेकिन अगर किसी वजह से वो लेयर्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, इट मीन्स के जो सीक्वेंस है लेयर्स का वो ख़राब नहीं होना चाहिए, ताकि आपका जो टाइम सीक्वेंस है वो प्रॉपरली मेंटेन हो सके, और हम हर ऑर्गेनिज़म को उसकी एज और उसके एरिया के अकॉर्डिंग डिटरमिन कर सकें। तो ये था आपका टाइम सीक्वेंस फॉर्मेशन, के आप टाइम के अकॉर्डिंग लेयर्स को, जो रॉक्स की लेयर्स हैं उनको, अर्थ लेयर्स को, उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की जो टाइम सीक्वेंस है किस तरह से बना सकते हो। यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं जिसमें आपको डिफरेंट लेयर्स नज़र आएंगी, और आप उन लेयर्स को देख सकते हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लेयर्स किस तरह से बनती गई, और जो सबसे पुराने ऑर्गेनिज़म्स थे वो किस तरह से नीचे रह गए, और नए ऑर्गेनिज़म्स की लेयर्स किस तरह से ऊपर आती गई। यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो आपको 2 डिफरेंट कलर्स, इवन आपको 3-4 कलर्स नज़र आ रहे हैं, इवन आपको बहुत सारी लेयर्स वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर नीचे वाली लेयर है तो उसमें कुछ और ऑर्गेनिज़म्स होंगे, और उनकी टाइम और उनका एज जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अपर लेयर्स। तो नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो है रेडियो एक्टिव मेथड। फिर से वही बात आती है कि आप जहाँ पर आपके पास कोई भी हेडिंग है, आप उस हेडिंग से ही बहुत सारी चीज़ें अपनी कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हो। रेडियो एक्टिव आपने पढ़ा है कि केमिस्ट्री में भी आपने ये बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किया होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर से रेडिएशंस एमिट होती हैं, यानी कि वो रेडिएशंस को बाहर निकालते हैं, और जैसे जैसे वो रेडिएशंस निकलती हैं उनका जो साइज़ है, उनकी जो कंसंट्रेशन है या उनकी जो अमाउंट है वो कम होती जाती है। तो अब इस मेथड को हम इस्तेमाल करते हुए किस तरह से टाइम सीक्वेंस बना सकते हैं? बाय कंपेयरिंग द अमाउंट्स ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, डेट, एज ऑफ रॉक्स कैन बी डिटरमाइंड। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की हमने बात की है कि उनकी अमाउंट के मुताबिक हम बहुत सारी रॉक्स में, अगर एक रॉक में रेडियो एक्टिव की अमाउंट ज़्यादा है, दूसरी में कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डेटिंग यानी कि वो कब कौन से
यानी कि डेट में थी, और एज और उनकी अभी तक कितनी एज है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। आपको एक चीज़ पता होगी, शायद आपने अपने मैट्रिक में सुना होगा कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनकी हाफ़ लाइफ होती है, यानी कि जैसे ही उनकी हाफ़ लाइफ कंप्लीट होती है उनका जो अमाउंट है वो थोड़ा कम होने लग जाता है। तो वो उस तरह से उनकी हाफ़ लाइफ को डिटरमिन करते हुए हम बहुत सारी रॉक्स में, आपको पता है रॉक्स क्या होती हैं, बहुत सारे उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो अगर रेडियो एक्टिव हैं तो उनकी रेस निकलेंगी, उनकी हाफ़ लाइफ जो है वो हम देखते हुए उनकी एज और उनकी डेट को डिटरमिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है आपके पास कि ओल्डर सेडिमेंट लेयर्स, जितनी पुरानी लेयर्स होंगी उनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं उतने ही कम होंगे। वजह क्या है इसकी? क्योंकि हमने अभी बात की है कि हाफ़ लाइफ गुजरती जाती है और रेडिएशन भी निकलती हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो अमाउंट है वो कम होती जाती है। अभी जैसे हमने ऊपर वाली डायग्राम में देखा था, अगर हम यहाँ पर देखें कि सबसे छोटी वाली जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसमें रेडियो आइसोटॉप्स की जो क्वांटिटी है या अमाउंट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अपर लेयर्स। तो यहाँ से फिर हमें पता चल जाएगा कि जो नीचे वाली लेयर है उसकी एज बहुत ज़्यादा है, जो यंगर लेयर्स हैं उनकी एज कम है, और उनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं या आइसोटॉप्स हैं उनकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके पास दो मेथड्स थे जिनको फॉलो करते हुए आप टाइम सीक्वेंस फॉर्मेशन बना सकते हो। अब इस टाइम सीक्वेंस फॉर्मेशन से आपको रिज़ल्ट्स क्या मिलते हैं, किस तरह से आप डिटरमिन कर सकते हो। यानी कि अब आपके पास ज़ाहिर सी बात है, आपने सेडिमेंटेशन मेथड को फॉलो किया, आपने रेडियो एक्टिव मेथड को फॉलो किया, तो उनको फॉलो करने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ तो डाटा आएगा, कुछ रिज़ल्ट्स आएगा। तो आप उसे कैसे कंपेयर करोगे या कैसे आप उसमें से दिखोगे कि ये रॉक पहले की थी या उसमें ऐसा था तो उसमें ये चीज़ पहले पाई जाती थी, ये बाद में थी। तो उसमें हमारे पास कंपैरिजन ऑफ लेयर्स आता है कि हम लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स को कंपेयर करते हैं, जिससे हमें एक क्लू मिलता है कि इनकी रिलेटिव एज क्या होगी और इनके अंदर जो फॉसिल हैं, यानी कि जो फॉसिल माइक्रो ऑर्गेनिज़म, प्लांट्स के हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के हैं, एनिमल्स के हैं, उनकी एज क्या होगी। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक लेयर की एज, रॉक लेयर की एज को डिटरमिन करोगे तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जितने भी फॉसिल हैं उनकी भी एज उतनी ही होगी। फॉसिल फाउंड इन द सेम लेयर मस्ट हैव बीन अलाइव ड्यूरिंग द सेम जियोलॉजिकल पीरियड। अब अगर एक लेयर में से बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं तो इसका मतलब है कि उन सब की एज जो है वो एक ही है और वो सेम जियोलॉजिकल पीरियड में पाए जाते थे। जैसे कि अगर डायनासोर्स की हम बात करते हैं तो वो डायनासोर्स जो थे वो पहले पाए जाते थे। अगर उनके साथ कोई और लिविंग ऑर्गेनिज़म था और उनके फॉसिल्स भी उसी लेयर में से मिल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी एज, उनका जो एरा था वो सेम है। और नेक्स्ट आपके पास है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ये आपको एक डायग्राम है जिससे आपको नज़र आ रहा है कि ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट होता क्या है। क्योंकि इसको हमने डिस्कस तो कर लिया है, अब हम देखते हैं डिफरेंट एराज़ यानी कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं। और अगर हम टाइम एज को डिटरमिन करते हैं तो उसके लिए यूजुअली हम मिलियन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आज से इतने मिलियन साल पहले ये चीज़ पाई जाती थी और अब ये चीज़ पाई जाती है। अगर आप इस डायग्राम में थोड़ा सा गौर से देखें तो इस डायग्राम में आपको बहुत सारे जो हैं डिफरेंट कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है। जिसमें अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो ये टाइम चार्ट जो आपको बता रहा है ये 650 मिलियन ईयर्स अगो टू प्रेजेंट, यानी कि आज से 650 मिलियन ईयर्स अगो जितने भी ऑर्गेनिज़म्स थे वो किस एरिया में, किस इरा में और किस तरह के ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते थे। जैसे कि प्रोटोजोइक सबसे पहले है जो कि 650 से तकरीबन 550 तक जा रहा है। इस एरा में आपके पास बहुत सिंपल ऑर्गेनिज़म्स थे, मेटाजोन्स थे, फर्स्ट एनिमल ट्रेसेस थे, स्केलेटल एनिमल्स थे, यानी कि ऐसे एनिमल्स थे या ऐसे ऑर्गेनिज़म थे जो कि बिल्कुल सिंपल थे। और उसके बाद आपके पास जो आ रहा है वो प्लियोजोइक
इरा आ रहा है जो कि आपका स्टार्ट होता है अबाउट 550 से थोड़ा सा अबव है और जो कि जाता है 250 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि इतनी पुरानी बात है। और इस इरा में भी बहुत सारे स्पेसिफ़िक इराज हैं, बहुत सारी स्पेसिफ़िक एजेस हैं। और वहाँ पर आप देख रहे हो कि बिल्कुल इस इरा के बिल्कुल स्टार्ट में फिशेस थी आपके पास, कॉर्डेट्स थे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता गया एवोल्यूशन होती गई, और वहाँ पर आपके पास जो फिशेस हैं वो एम्फीबियंस आ गए, वस्कुलर लैंड प्लांट्स भी आ गए, जॉर्ड फिश आ गई। तो इस तरह से अब आप कंपेयर कर सकते हो कि जो पहला इरा हमने पढ़ा है और जो अब हम प्लियोज़ोइक पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो विद पैसेज ऑफ टाइम वेरी कर रहे हैं। जो नेक्स्ट इरा आपके पास आता है मीज़ोज़ोइक इरा, जो कि आपके पास 250 से स्टार्ट होता है और तकरीबन 100, 150 और 180 तक का आपके पास 180 इतना जा रहा है मिलियन ईयर्स अगो। तो उसके अंदर आपके पास जो है फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ गए हैं, बर्ड्स भी हैं, फर्स्ट बर्ड्स आए थे और फर्स्ट मैमल्स, फर्स्ट डायनासोर, मेजर एक्सटिंक्शन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल ख़त्म भी हो गई। तो ये इरा आपको अभी तक हमने 3 पढ़े हैं और इसमें आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है कि आप देख सकते हो कि किस तरह के ऑर्गेनिज़म किस इरा में पाए जाते थे। अब जो सबसे ज़्यादा रीसेंट इरा है, यानी कि ऐसा इरा जो अभी हमारा चल रहा है, हम ये भी कह सकते हैं कि हम भी इसी इरा में हैं, जैसे कि सीनोज़ोइक इरा है जिसमें आपके पास है मैमल्स डाइवर्सिटी, बहुत सारे मैमल्स आपके पास आ गए हैं। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जो इंसान हैं उनके अंदर भी मज़ीद एवोल्यूशन हो गई है। तो ये हमारा रीसेंट प्रेजेंट इरा है जिसमें ह्यूमन बींग्स भी पाए जाते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था जिसमें आपने ये देखा कि हमने, अगर हम इसको सबको सम अप करें तो हमने स्टार्टिंग ही इधर से ली थी कि हम लिविंग वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं और लिविंग वर्ल्ड को हमने 2 तरह से पढ़ा है। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, यानी कि पूरी दुनिया में जो एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने वो किस तरह से ऑक्यूपाई किया है, उस एरिया को हम किस तरह से स्टडी करते हैं, जिसे हमने बायोम का नाम दिया था। और बायोम की हम नेमिंग किस तरह से करते हैं, बायोम की नेमिंग के लिए हम उसका मेजर प्लांट्स या मेजर उसके जो क्लाइमेटिक फीचर्स हैं इकोसिस्टम के, उसके अकॉर्डिंग हम उनको नाम देते हैं। फिर हमने उनकी एग्जांपल्स डिस्कस की जिसके अंदर हमने पढ़ा था डेजर्ट बायोम पढ़ा था, उसके बाद हमने ग्रासलैंड बायोम पढ़ा था और फिर हमने मैरीन बायोम पढ़ा है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, यानी कि टाइम गुजरने के साथ साथ हिस्ट्री एवोल्यूशन के साथ साथ लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आए और वो किस तरह से हम उनको देख सकते हैं या उनकी एज को हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं या हम उसका सीक्वेंस किस तरह से बना सकते हैं। तो उस सीक्वेंस में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, उस सीक्वेंस में हमारे पास आता है, हमने 2 तरह के मेथड पढ़े थे जिसमें सेडिमेंटेशन मेथड था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि डिफरेंट रॉक्स की जो लेयर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम जो नीचे वाली लेयर है वो सबसे पुरानी होती है और उसकी बाकी सबकी जो एज है उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था मेथड रेडियो एक्टिव मेथड जिसमें हमने ये देखा था कि रेडियो एक्टिव जो आइसोटॉप्स हैं अगर हम उनकी क्वान्टिटी या उनकी अमाउंट को हम डिटरमिन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट रॉक्स की लेयर्स में, तो हम उससे भी टाइम सीक्वेंस बना सकते हैं, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बना सकते हैं। फिर हमने उसमें ये कहा था कि जितनी पुरानी लेयर होगी उसके अंदर उतना ही कम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की क्वांटिटी होगी। और लास्ट पे हमने डिस्कस किया था जियोलॉजिकल टाइम चार्ट जिसमें हमने डिफरेंट इराज देखे और उन जो हमने तकरीबन 4 इरा को हमने फोकस किया था। सबसे रीसेंट इरा जो है वो सीनोज़ोइक है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। और ये था आपका आज का टॉपिक। होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा।